हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। जैसा कि आप लोगों के लिए बिहार टीचर के लिए घटना चक्र की जो पुस्तक आई है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चन आपके पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो आपके बिहार टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हमने आपको 24 यानी 24 क्वेश्चन आपको कराए थे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम 25 से प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। थोड़ी सी आपकी परीक्षा पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका अभी तो सीटेट या यस्टेट जो भी रहा होगा, मान लीजिए उन्होंने क्लियर नहीं किया है या फिर अपेयरिंग में डाले हैं, तो अपेयरिंग वालों के लिए दो तैयारियां साथ में करनी पड़ रही हैं। तो थोड़ा सा आपको समय देना है तैयारी में, तो उससे हिचकिए मत, समय दीजिए। जहां आप 2 से 3 घंटे दे रहे थे, वहां 1-2 घंटे और निकालिए। उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पहले सारी चीज़ें यानी सारी तैयारियां आपकी पूर्ण हो जाएं। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये बताना है इस प्रश्न में। तो गैलीलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। इस सदी यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इस समय चल रहा है आपका हवाई जहाज़, तो ये इसकी खोज राइट ब्रदर्स ने की थी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, आपको बताना है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, और साथ में आपको 1/1000 मिलीमीटर। दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एग्ज़ाम में आपको फंसाने के लिए कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि थोड़े से फेरबदल में उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा पूछा जाता है। बीपीएससी में ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट और आसान चीज़ें आपको तब हो जाती हैं जब आप प्रीवियस ईयर पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को अच्छे से किया है, तो बेशक कोई आपको रोक नहीं सकता है एक सीट लेने से। अगला प्रश्न है, देखिए कई क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में भी आपको दिखाया था कि कैसे आपके जो प्रश्न हैं वो बीपीएससी दोहराता है। चालीस डिग्री सेल्सियस का मान आपको फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है कितना होगा। चूँकि F बराबर 9/5C + 32 ये आपको सूत्र दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में। तो इसे आपको याद रखना है, जब भी सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में पूछा जाए आपको बदलने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम है और F आपका फ़ारेनहाइट तापक्रम है। तो यहाँ आपका दिया गया है 40 डिग्री, तो F बराबर 9/5 × 40 + 32। ये तो आपको दिया ही गया है, पहले से इसको याद रखना है, तभी आप किसी भी पैमाने को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कटा लेते हैं, 5 को कटा लेते हैं, 8 बार में ये कट जाएगा, 9 8 जा आपका 72 और प्लस 32, यहाँ 104 आपका राइट आंसर हो जाता है। 104 फ़ारेनहाइट। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, कोई भी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो भी आपसे पूछे, तो आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद सेल्सियस का आपका फ़ारेनहाइट में आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी प्रश्न बीपीएससी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। एक एक करके सब हम आपको कराएंगे, बस थोड़े से आप सब्र रखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है।
तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। धीरे धीरे से हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, चाहे आपका विज्ञान का हो, चाहे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हो, सभी को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे से वीडियो को मैराथन की तरह बढ़ाएंगे। यानी कि आपकी जो मैराथन क्लास होती है उसी तरह वीडियो को और ज़्यादा हम बड़ा करके आपको देंगे, ताकि समय के साथ साथ आपका एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी कवर हो जाए। लोलक की कालावधि आपको बतानी है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ये लोलक की कालावधि। तो सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। T बराबर 2 पाई L बटा D, जहाँ आपका पाई और जी नियतांक होता है। एक बात यहाँ से याद रखनी है आपको कि लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बन सकता है एक प्रश्न की लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरह आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जो ये फैक्ट्स दिया गया है इस पुस्तक में, इसको भी अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है बल गुणनफल। आपको बताना है कि बल गुणनफल है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का है बल जो गुणनफल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो एक चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर होती है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण बराबर आपका यम द्रव्यमान और v वेग आपको दिया गया था एम वी माइनस एम यू बटा टी, जहाँ f बराबर m कोष्टक के अंदर आपको v माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरह से आपको ये सूत्र भी याद रखना है। कई बार ये सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट में, थोड़े से कठिन हो सकते हैं एग्जाम में एक दो प्रश्न। तो अगर आपको नहीं आता है, आपके एग्जाम में देखिए माइनस मार्किंग है और फर्स्ट पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें माइनस मार्किंग है, कुछ कठिन प्रश्न है जो श्योर है आपको नहीं आता है, उसको आपको छोड़ देना है। त्वरण इजाद करने का सही सूत्र आपको बताना है कौन सा है। तो वही आपको सूत्र हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो सूत्र दिया गया था। तो यहाँ से आपका a बराबर v माइनस यू बटा टी, ये त्वरण का सूत्र है, याद रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सारी डिटेल में आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स के रूप में हैं, अच्छे से आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है ये आपको पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयतन। तो विस्थापन वेग बल आपको याद रखना है, ये आपकी सदिश राशि है। देखिए जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जितने भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। सदिश राशियों वे भी होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। विस्थापन वेग बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह राशि होती है जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। पदार्थ संवेग और वेग की अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए टोटल आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फैक्ट्स पे भी ध्यान देना है जिससे प्रश्न आपको याद रहें। अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे तो वो आपको याद कम रहता है, कम समय तक याद रहता है। तो ये जो बातें हैं हमारी आपको याद रखनी है कि जो भी आप पढ़ें उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समय दे के पढ़ें, आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग भी, तो उसका संवेग mv होगा। यानी कि संवेग और वेग का अनुपात mv/v बराबर m। तो ये सूत्र भी आप याद रख सकते हैं।
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। तो 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। ये बातें तो आपको भी पता होंगी बखूबी अच्छे तरीके से। यहाँ सेंटीमीटर पे क्लिक हो गया था, ऐसे आप भी एग्ज़ाम में नहीं करना, क्योंकि हमने इसको ऐसे करके इसलिए दिखाया है ताकि होता क्या है कि आप जल्दबाजी में, छोटा क्वेश्चन तो ज़रूर आपको दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आप सीधे ऐसे 1000 आपको दिखा, मार के आपने नेक्स्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन है, अगर आपने गोला कर दिया तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो इस जल्दबाजी को आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आपको मीटर याद रखना है, ना कि सेंटीमीटर। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि जल्दबाजी में आप फटाक से 1000 देखते हैं और मार देते हैं, तो इस तरह आपको नहीं करना है। यहाँ फैक्ट्स के थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। 100 आपका 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये जो फैक्ट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम हो चाहे आने वाला कोई सा भी आपको एग्ज़ाम हो, जो इसमें आपके साइंस के प्रश्न आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उस 1 से 2 बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एग्ज़ाम में कई बातें आपको रखनी, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, जिसमें आपके माइनस मार्किंग दिया गया है। खास तौर पे उस पर आपको अच्छे से प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ना है। समय का भी ध्यान देना है कि आपका समय भी ज़्यादा लैप्स ना हो। तो तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। साथ में अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं है, बीटेट क्लियर नहीं है, आप अभी अपेयरिंग में आपने डाला है सीटेट, तो आपको भी उसको भी ध्यान देना है, पढ़ना है। तो दोनों बातें, कई बातें हैं ऐसी जो आपको याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 पिकोग्राम बराबर आपको बताना है क्या होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। तो यहाँ से बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल आपको बताना है। तो ये आपके लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो आपको बताना है उस स्थिति में क्या होगा। क्या पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच आएगा, या गेंद रबड़ वाली सबसे पहले आएगी, लकड़ी वाली आएगी। चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई स्वतंत्र अवस्था में, चाहे रबर की गेंद हो, लकड़ी की गेंद हो, अगर वहाँ से छोड़ी जाती है ऊपर से नीचे, तो एक साथ तीनों आएंगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। थोड़ी सी फैक्ट्स को देखते हैं। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण किस कारण से तीनों एक साथ आती हैं। तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद का एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, ये बताना है आपको। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है वायु में। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो एक बातें आपको ये याद रखनी है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम, जो आपका ठोस द्रव या गैस या वायु होता है, आवश्यकता होती है इनकी। और वायु गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो यहाँ से ये
फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग करना है तो किस विधि से अलग किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, अंग्रेजी में ये भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। केवल आजकल ये सब ट्रेंड बन गए हैं एग्जाम में प्रश्नों को व्यवस्थित करने का, कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनका ज्यों को त्यों लिख दिया जाता है, ताकि आपको आता भी हो तो आपको वो प्रश्न गलत करके आ सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। तो सीधे तौर पे आपको ना दे करके थोड़े से फेरबदल में हमने आपको कई बार बताया है, तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। आपके एग्जाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है सीधे उसमें सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इसी प्रकार जो आपके अंग्रेजी के शब्द बनते हैं वो दे करके आपको एग्जामिनर आपको फंसाता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया है तो आपका एक प्रश्न बनता हुआ ख़राब हो जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा सीखें, समझें बातों को। विद्युत की शक्ति की इकाई आपको बतानी है तो वाट होती है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, चाहे आपका बीपीएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। तो विद्युत की शक्ति की इकाई वाट आपको याद रखनी है। थोड़े से फैक्ट्स पे चलते हैं जो भी बातें कही गई हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, यह ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी कि हम कह सकते हैं P बराबर W बटा T। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जैसा कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर आपका है कि गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पहले जो जिसका सही सुमेल है उसको आपको याद रख लेना है। वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बने तो गलत आप नहीं करिए एग्जाम में। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके कार्य का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्न आपके जो सुमेलित हैं उसको आपको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप याद रखिएगा। वोल्टमीटर का विभवांतर, एमीटर का विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मैकेनिकल ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी ग्रुप हों, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया हो, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए। इतना तो आप सपोर्ट कर दिया करिए। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ से सीधे आप पहले इस फैक्ट्स को देखिएगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो यूनिट दी गई है, यानी हम कह सकते हैं जो प्रश्न में आपको पूछा गया है, ज़रूरी नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम में सीधे तौर पे यही प्रश्न पूछा जाएगा। ये अगर सीधे पूछा जाता है प्रश्न, थोड़े से फेरबदल में इसलिए पूछा जाता है कि तो रटंतु प्रश्न आपके ना हो, आप चीज़ें याद रखें। कोई भी यूनिट हो या डिजिट हो, आपको फेरबदल करके दी जाती है तो आपका उसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना हो। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। तो 1 इकाई आपको निकालना है तो 10 × 10 घंटा, 100 × 10 घंटा यानी कि 1000 वाट घंटा। यहाँ से आपका 1 यूनिट निकल के आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको निकालना है। तो चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये किताब में आपको फैक्ट्स मिल रहा है, यही आपकी
क्योंकि यूनिट आपकी बदली जा सकती है, ये डिजिट आपको बदल के दी जा सकती है एग्जाम में। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डिजिट आपका बदला जाए कुछ भी हो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403, ऐसे भी आपको पढ़ना है। 1.403 इसको नहीं पढ़ते हैं दशमलव के बाद, तो ये बातें आपको याद रखनी है। किलो ओम है तो यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान आपको बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन तो आपका ये डी सही जवाब हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है देखनी है पहले उसको आप देख लीजिए और अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। इसको निकालना कैसे है, जिससे आपको कुल प्रतिरोध दिया गया है, कुल 1.403 दिया गया है प्रश्न में। R1 बराबर 2 किलो ओम है, इसलिए 1/R बराबर जो ये आपको पैमाना दिया गया है। इस तरह थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, अगर आपको आता है तो आपको कर लेना है, नहीं आता है तो उसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ से ये आपको सूत्र याद रख लेना है। आपको निकालना कैसे है, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर के 102 बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कैसे निकालना है। तो लास्ट में आपका ये 4.70 जो आता है, तो ऐसे आप निकाल के प्रैक्टिस कर लें। जो भी डिजिट दी जाएगी आपके प्रश्न में आप आसानी से कर लेंगे। तो कुछ कैलकुलेशन के प्रश्न होंगे 1 से 2, तो उसको आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं भी आता है तो आपको छोड़ देना है, आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए माइनस घबराना है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि गलतियाँ आप अपने से खुद से न करें, हो जाती हैं तो हो जाने दीजिए, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके गलतियाँ आप ना करें, उसे सुधार करें। अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में आपका जो अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड का होता है। एक सामान्य सेल में अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड जिसको कहते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें याद रखनी है, कोई भी फेरबदल में दी जा सकती हैं। अगर एक बातें आपको याद हैं तो आप गलत करके आ सकते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डायनामो के बारे में आपको बताना है। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होता है। डायनामो आपका एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनामो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये विद्युत मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो यहाँ से तो आपका अमीटर होगा, लेकिन फैक्ट्स आपको देखना ज़रूरी होता है। देखिए एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। इसके पहले के एक प्रश्न आपका आया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो बीपीएससी है आपके प्रश्नों को दोहराता है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़े से फेरबदल में वो दोबारा से भी अगले एग्जाम में पूछ लेता है। तो विद्युत धारा मापक यंत्र आपका एमीटर है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो इसके पहले कि हमने आपको किया है कि अमीटर, देखिए 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, इसके पहले की भी एक सत्र में पूछा गया था। आपका ये वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, विद्युत धारा का जो मापक यंत्र पूछा गया था 18 में पूछा गया। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अभी जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जितने भी हैं, चाहे साइंस के हों, भूगोल के हों या आपके राष्ट्रीय आंदोलन से हों, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये बार बार प्रश्नों को दोहराता है। जैसा कि आप 18 में भी देख सकते हैं, 19 में भी देख सकते हैं, सेम टू प्रश्न वही है, कोई सा भी फेरबदल भी आपको देखने को नहीं मिला है।
प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका आपको बताना है क्या है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। इंद्रधनुष में भी आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं और उनका वर्णों का क्रम पूछा जाता है कि उनको क्रम से आपको बताना है। जो इंद्रधनुष बनता है उसके रंगों का क्रम से पूछता है, तो 7 रंगों को आपको अगर याद रखना है तो ये क्रम वही आपका होता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। एक बात यहाँ से आपको ये याद रखनी है, जिसे प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस ये आपको मीटर में व्यक्त करे तो 1D बराबर 1 मीटर -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1m है। अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। तो यहाँ से ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाता है आपका 50 सेंटीमीटर। इसी फैक्ट्स के तहत आप कैसे निकालेंगे नीचे आपको दिया गया है। फोकस दूरी F बराबर 1/, लेंस की क्षमता जिसको D कहते हैं। यहाँ से 1/2 बराबर 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की ओर, क्योंकि जब भी आप उसको लटकाते हैं जैसे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरती है। ये बातें आपको पता होंगी। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरह संकेत करती है या पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। जो चुंबकीय बल होता है उसके कारण ये उसी दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण में। तो चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरह संकेत करती है, यानी कि उसी तरह ये भी फॉलो करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं। यह पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कारक पर मिला? तो उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ से आपको याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इनके नियम के अनुसार इन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। देखिए, आपको विस्तार पूर्वक हम इसलिए कहते हैं पढ़ने के लिए कि चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर मैंने आपको प्रश्न को पढ़ा और सीधे आपको ऑप्शन करा दिया, आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा समय देना है, विस्तार पूर्वक पढ़ते चलना है। हर एक चीज़ें आपको काफ़ी समय तक याद रहेंगी। तो कमरे को ठंड किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ऐसे आप भी पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे काफ़ी समय के लिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यहाँ टिन और शीशा दिया गया है, तो टिन और शीशा आपका होगा नहीं। टिन और शीशा एक मिश्र धातु है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज के लिए यही उपयोग होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा जिसको शीशा, टिन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन, शॉर्ट सर्किटिंग जिसको कहते हैं, अतिभारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओवरलोड या
वोल्टेज हाई आ जाता है आपके परिपथ में, धारा निर्दिष्ट मान से अधिक जब हो जाती है तो फ्यूज गल कर टूट जाता है या शॉर्ट सर्किट के कारण वो गल जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आपका कोई सा भी यंत्र लगा हुआ है, इसको यंत्र मान सकते हैं, और आपकी ये ट्रांसफार्मर से यहाँ सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आपने फ्यूज लगा दिया, तो जैसे ही आपका यहाँ से हाई वोल्टेज आती है तो यहीं आपका फ्यूज आपका उड़ जाता है। उसके बाद ये जो इसके बीच में आपका यहाँ जितने भी यंत्र लगे हुए हैं, फ्यूज के बाद से जितने भी यंत्र जुड़े हुए हैं, सब के सब आपके बच जाते हैं, उनको हाई वोल्टेज नहीं झेलना पड़ता है। जिसके कारण निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक आपको बताना है, तो पारा हो जाएगा राइट आंसर। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो, कुचालक कहते हैं। तो कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो तो कुचालक उसे कहते हैं। जैसे लकड़ी आप समझ लीजिए, कांच में भी वही चीज़ें होती हैं, किसमें आपका ना तो ऊष्मा प्रवाहित होगी ना तो विद्युत। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड जो शीशा होता है और पारा, इसकी ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट होती है, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 कह सकते हैं। अतिचालक का लक्षण आपको बताना है, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस 1853 और 1926 के बीच में प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषाएं भी आपको याद हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं जो इस बुक में दी गई हैं और आप लोगों के लिए लाभकारी होंगी। तो आप लोग सारी चीज़ें पढ़ के आपको जाना है, अच्छे से पढ़ना है। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचरण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगर आप लोगों को सीधे ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न अच्छे लगते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव ही कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर सीधे हम आपको केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। उसमें और चीज़ें नहीं होंगी, सीधा फटाफट से आपको प्रश्न पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव का। वो तो थोड़ा सा आपको हमने पहले बताया है कि अगर इस तरह आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान कम रहेगा, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि थोड़ा सा डीपली पढ़ते हुए चलिए। समय काफ़ी है, समय दीजिए। कई बार चीज़ें होती हैं कि आपको याद नहीं होती हैं, तो जो तरीका हमने बताया है याद करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। अभी समय है, आप अधिक से अधिक और ज़्यादा पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाइए, समय निकालिए। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, गृहिणी हैं, तो किसी भी तरीके से आप अगर मैनेज करते हैं अपने कामों को और समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध आपको बताना है क्या होता है, घटता है बढ़ता है। वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है, यानी घटता है। तो यहाँ से ये फैक्ट्स आपको याद रहेगा, तो प्रश्न आपको बखूबी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, जो कम होता है या घटता है, दोनों बातें एक ही हैं।
ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्योंकि कारण इसको बताना है तो क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्योंकि लकड़ी आपका कुचालक है ऊष्मा का या विद्युत का कह सकते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। गर्मियों में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूप लगने पर चीज़ें अधिक गर्म हो जाती हैं। लकड़ी आपकी बहुत ही कम गर्म होती है। एक पंखा गर्मी के समय में आराम की अनुभूति पैदा करता है। कारण इसको आपको बताना है तो कारण है कि हमारा जो पसीना है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है तो हमको ठंडा लगने लगता है। तो गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। यानी कि जब आपका शरीर पसीने से भरपूर रहता है, उस पर हवा लगती है तो आपको अच्छी ठंड लगती है, आराम आपको मिलता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कह सकते हैं, इसका दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो यहाँ से हम कल की वीडियो में आपको ये सभी प्रश्न कराएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न से आपको कल की वीडियो में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक निवेदन कह सकते हैं कि अपने सभी साथियों के साथ जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थोड़ी सी समस्या हमारे साथ हुई थी, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब थी, इसलिए से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे से हम उसी को पुनः उसी स्थिति में लाना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।